न्यूज खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन की कार्यवाही शुरू। दूसरे दिन सदन के अंदर और बाहर गरजा विपक्ष, उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। सीएम धामी पहुंचे दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आज बैठक में होंगे शामिल। अवस्थापना विकास के संबंध में होगी चर्चा। टाइगर सफारी मामले में एनजीटी की कमेटी ने भी पूर्व मंत्री हरक सिंह को ठहराया जिम्मेदार, सौंपी रिपोर्ट। झंडे जी के आरोहण के बाद आज शुरू हुई नगर परिक्रमा। 25,000 श्रद्धालु हुए शामिल। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस बचाव को उत्तराखंड शासन ने कसी कमर। सभी जिलों में जारी की 11 बिंदुओं पर गाइडलाइंस। गढ़वाल में ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी। बागेश्वर में जमकर हुई ओलावृष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं चमोली से। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। सदन से सड़क तक विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेसियों ने हाथों में गन्ना लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान की मांग की है। मांग को लेकर हाथों में गन्ना लेकर प्रदर्शन किया गया। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। तो सदन से सड़क तक विपक्ष का हंगामा, सरकार को घेरने की कवायद। कांग्रेसियों ने हाथों में गन्ना लेकर प्रदर्शन किया। तो कई अहम मांगों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी की रणनीति पहले से बना चुका था और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है सदन की कार्यवाही के दौरान। कांग्रेसियों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है। तो गन्ना का बकाया मूल्य, समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने को लेकर महंगाई, बेरोजगारी, तमाम अहम मुद्दों का जिक्र सदन की इस कार्यवाही के दौरान विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश, देखा जाए तो पहले से ही स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आने वाली थी। जिस तरीके से सदन की कार्यवाही हंगामेदार स्थिति इस बीच नजर आई। विपक्ष कई अहम मांगों को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनी, देखिए आज बजट सत्र का जो है दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आज भी अगर देखा जाए तो सुबह से ही जो है प्रश्नकाल चल रहे हैं। सभी विधायक जो है अपनी जो क्षेत्रों की समस्या है वो उनके निवारण के लिए जो है मंत्रियों से बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो शुरू से ही एक प्लानिंग थी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है, चाहे वो महंगाई हो या गन्ना की बढ़ोतरी के लेकर के जो है बात हो, या गन्ना मूल्य का जो बकाया है उसको लेकर के बात हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार कल से जो है हल्ला बोले हुए है। और कहीं ना कहीं एक जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनको लेकर के जो है सरकार के ऊपर हल्ला बोल रहा है। देखिए आज सुबह से प्रश्नकाल चल रहा है। कहीं विधायकों ने जो है अपने क्षेत्रों की समस्याएं जो है पटल पर रखी, बात की। लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसी समस्या थी जिनको लेकर के जो है मंत्री भी शायद जवाब नहीं दे पाए। कुछ कारण जो है उन्होंने रोक दिए। हालांकि उसके बारे में आगे डिस्कशन करने की बात की गई है। और हालांकि अब आगे किस तरीके का सब चीजें होंगी, किस तरीके की धरातल में सरकार काम करेगी या मंत्री किस तरीके से काम करेंगे, बहरहाल देखना होगा। लेकिन आज सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो है लगातार चर्चा जो है वो जारी है। और विपक्ष का जो है वो बिल्कुल बाहर जो है, कहीं ना कहीं विधानसभा के बाहर जो है वो हल्ला कल से बोले हुए है। और इसके साथ
कल देखिए महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सोनी कल बजट आना है और बजट जी। जो है कहीं ना कहीं एक अपेक्षाएं जो है वो पहाड़ की जनता के लिए जुड़ी हुई है कि जो बेरोजगार है, जो रोजगार के लिए पलायन, जिस तरीके की ये समस्या पहाड़ पर बनी हुई है बिल्कुल, कि इसके लिए लगातार सरकार क्या। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर घेरता नजर आ रहा है और इसीलिए जोर शोर से हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, क्या माना जाए कि इसमें इस विधान सभा सदन की कार्यवाही के दौरान पक्ष ने कई अहम मांगों का जो जिक्र है विपक्ष की तरफ से, उस पर कुछ प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है, उन मांगों पर कोई विचार करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल देखिए ये जनता की आवाज है और जनता की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं जो गैरसैंण है, भराड़ीसैंण में है, यहाँ पर जो विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र खासतौर से जो कहा जा सकता है कि धामी सरकार का ये पहला बजट सत्र है जो गैरसैंण में चल रहा है और इसको जी। लेकर के काफी अपेक्षाएं जो है वो सोनी जनता को है। और देखिए जैसे जो बातें जो आपने मेरे से प्रश्न किया है कि कई चीजों को लेकर के किस तरीके से सरकार आगे काम करेगी, किस तरीके की रणनीति, चाहे वो पलायन से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, या जो जिस तरीके से विपक्ष ने लाठीचार्ज को लेकर के जो हल्ला बोला हुआ है 2 दिन से, उसको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई होगी, अंकिता हत्याकांड को लेकर के क्या वाकई ही सीबीआई जांच जो है वो कराई जाएगी, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ जो महत्वपूर्ण है वो कल का दिन भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट जो है वो आने जा रहा है और बजट को लेकर के खासतौर से जो पहाड़ की जनता है, जो युवा है, उनकी टकटकी जो है वो सरकार की तरफ लगी हुई है कि शायद इस बार जो है वो धामी सरकार जो है ये बजट जो है काफी भारी भरकम जो बजट जो है वो पहाड़ की जनता के लिए दिए, पलायन के लिए दे बेरोजगारी के लिए दिए, या फिर जो विकास कार्य है, जो रोड मैप है, कनेक्टिविटी है पहाड़ों को और गांवों को जोड़ने के लिए। समस्याएं बहुत सारी हैं जिनको लेकर विपक्ष एक मुद्दा भी बना रहा है और विपक्ष के तर्कश में कई तीर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर घेरने की तैयारी में भी पूरी तरीके से विपक्ष नजर आ रहा है। क्या लगता है, जनता की झोली में कुछ आएगा या सदन की कार्यवाही जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? से ये जो है सत्र शुरू हुआ है और 18 तारीख तक ये सत्र चलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि कल जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद आज जो है चर्चा भी हुई और इसके साथ साथ जो कई समस्याओं को लेकर के पहाड़ के जो विधायक हैं या तमाम जो विधायक हैं वो अपनी अपनी जन समस्याओं को लेकर के सवाल जो है वो उस सदन में लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार के विधायक जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ और कितनी आगे विकास को लेकर के आस वहां की जनता को है। तो ये बहरहाल देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अपेक्षाएं हैं पहाड़ के लिए या खासतौर से जो बजट को लेकर के, मैं जैसे बार बार जिक्र कर रहा हूं कि बजट को लेकर के किस तरीके की उम्मीदें हैं, ये देखना होगा। और इसके साथ साथ देखिए अभी कई दिन शेष है, अब कल बजट आता है, उसके बाद क्या अपेक्षाएं हैं, क्या पहाड़ की जनता को मिलता है, क्या विपक्ष की जो मांगे हैं उनको सरकार पूरी करती है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो या भिन्न जो दल है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर विधानसभा के बाहर वो मौजूद है और लगातार जो है सरकार को घेरने की कवायद जो है वो यहाँ पर चल रही है। बहरहाल बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जाहिर सी बात है 3 साल बाद गैरसैंण में सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बजट सत्र से उत्तराखंड की जनता को बेहद उम्मीदें नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की जा रही हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परीक्षा में प्रदेश भर में सबसे अधिक अति संवेदनशील 9 परीक्षा केंद्र हरिद्वार जनपद में हैं, जबकि पौड़ी जनपद में 5 और पिथौरागढ़ में 1 परीक्षा केंद्र ऐसा है। इस वर्ष उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 83 नए परीक्षा केंद्र बनाए हैं और इस वर्ष बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या 1253 है। खबर पौड़ी से है, जहां जिले के यम्बगेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल में आयोजित वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का उद्घाटन प्रमुख महेंद्र सिंह राणा और अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। गोष्ठी में रेंजर अधिकारी
चेलुसैन इंद्रमोहन कोठरी ने अपने संबोधन में गोष्ठी के आयोजन के बारे में जानकारी दी और किस प्रकार हम वनों को आग से बचा सकते हैं, इसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। प्रमुख महेंद्र राणा ने गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए और हमें जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब जल, जमीन, जंगल रहेंगे तभी हम रहेंगे, तभी हमारे जंगली जानवर भी रहेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में सहयोग करें, उसको रोकें। यदि कोई नहीं मानता है तो सीधे विभाग के टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। नौकरी भी है लेकिन मानवता भी जरूरी है और दिल से भी सोचना। बढ़ते हैं आगे। काशीपुर में 3 नशेड़ी अपनी लत पूरी करने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल से मोबाइल पर झपट्टा मारकर घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे थे और इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस को निर्देशित किया इन झपट्टा मार बदमाशों की धरपकड़ की जाए। इसी क्रम में पुलिस टीम का गठन कर जब चेकिंग अभियान चलाया गया तो 3 लोग मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। तीनों को पुलिस ने धर दबोचा। जामा तलाशी में इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल बरामद हुए। आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं जो अपराधों को अंजाम देते थे। काशीपुर कुंडा ITI थाना क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं पुनः शुरू हो गई थी। इसमें हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। इसी के क्रम में हमें कटोरा चौकी के जो इंचार्ज हैं नवीन बुधानी, इनकी टीम को पुनः एक बार सफलता मिली है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो तीनों मोबाइल स्नैचर थे ये पूर्व में भी मोबाइल स्नैचिंग की ही घटना में जेल में गए थे और अभी ये जमानत पे बाहर आए थे। जमानत पे बाहर आने के बाद ही पुनः ये एक दूसरे के साथ लग करके और इन्होंने 2 बाइकें चोरी करी कुंडा और काशीपुर थाना क्षेत्र से और पुनः ये बैक टू बैक मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लगभग 550 CCTV कैमरे देखने और इनके शिनाख्त कराने के बाद इनको हमारी टीम को पकड़ने में सफलता मिली है। इनके पास से 8 लूट छिनैती की जो मोबाइलें थी वो बरामद हुई हैं, 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेगी जल्द। के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर विकासनगर से है, जहां UJVNL की जमीन पर अतिक्रमण की जद में आ रहे प्रभावित स्थानीय ग्रामीणों को अब कांग्रेस के बाद बसपा, भीम आर्मी और अन्य जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता जा रहा है। जिसके चलते अब ये लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी में हैं और इसी क्रम में प्रभावित परिवारों और ग्रामीणों की भीमवाला में आयोजित बैठक में भीम आर्मी और बसपा के साथ स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों ने समर्थन देने की बात कही है। प्रभावितों के हक में लड़ाई लड़ने की बात कही। इस दौरान समर्थन दे रहे लोगों ने कहा कि ये लोग वर्षों से इस जगह पर रहते आ रहे हैं, जिसके चलते इन्हें इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना और बिजली पानी के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गरीब जनता है। गांव पहले बसा था और नहर बाद में बनेगी, शक्ति नहर बाद में बनेगी। तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास रहने का कोई संसाधन ही नहीं है और गवर्नमेंट के द्वारा बिजली कनेक्शन, पानी, इंदिरा आवास, निर्मल आवास, ये सब कुछ गवर्नमेंट के से दिया गया है। अगर गवर्नमेंट की वजह से ही ये दिया गया है और इनको सब चीज़ मिली है, तो आज ये हमारी सरकार क्यों इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि हमारे लोगों के अंदर भय बिठा दिया और बुलडोजर भी दिखा दिया और नोटिस भी दे दिए गए हैं। तो ये नोटिस इस तरह से डराने और धमकाने की बात की जा रही और जैसे मकान तोड़ने की बात की जा रही, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। देखिए, 70 वर्षों से अधिक लोग यहाँ आवासीय परिसरों में रह रहे हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी का यहाँ जो नोटिस प्रेषित करने का एक माध्यम है, तो सरकार के दबाव में आकर के विभागीय स्तर से जो कार्रवाई करने के संबंध में यहाँ नोटिस जारी किए गए हैं कि मकानों को तोड़ दिया जाए। ये निराधार बातें हैं। सरकार के दबाव में आकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, इसका भीम आर्मी के माध्यम से हम लोग विरोध करते हैं और
यहाँ 17 वर्षों से अधिक समय से लोग जो रह रहे हैं उनको सरकार द्वारा सरकारी सुविधाएं समय समय पर मुहैया कराई गई हैं। उनको इंदिरा आवास में मकान बनाने के लिए अन्य मदों से पैसा दिया गया है। खबर खटीमा से, जहां विधायक खटीमा और नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के गुमशुदगी के पोस्टर शहर में लगाए जाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने उनकी धर्मपत्नी कविता कापड़ी और माता के साथ नगर अध्यक्ष कांग्रेस रवीश भटनागर और ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर के साथ कोतवाली का घेराव किया। कोतवाल नरेश चौहान का घेराव कर कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। भुवन कापड़ी की धर्मपत्नी कविता कापड़ी और माता ने कार्रवाई नहीं होने पर बच्ची संघ कोतवाली में धरना देने की चेतावनी दी। इसकी वजह से दिक्कत हो रही है उनको जी। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर में आगामी 28 से 30 मार्च तक रामनगर में G20 की 3 दिवसीय बैठक होनी है और इस बैठक में 70 डेलीगेट्स विदेश और 30 डेलीगेट्स भारत के प्रतिभाग करेंगे। इस बैठक को लेकर जहां एक ओर प्रदेश सरकार इसे उत्तराखंड का गौरव मानकर चल रही है, तो वहीं बैठक की तैयारियों को लेकर सभी विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ रामनगर के सौंदर्यीकरण को लेकर जुटे हुए हैं, जिसके क्रम में राजकीय महाविद्यालय की दीवारों पर बाहर से आए कलाकारों द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति एवं रहन सहन के अलावा उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को अपनी कला के माध्यम से पेंटिंग वर्क से दीवारों पर उकेरने का काम किया जा रहा है। ये जैसे कि आपने बताया G20 प्रोजेक्ट जो चल रहा है, G20 अभी रामनगर में जो डेलीगेट्स आएंगे तो अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, लगभग 70 के आसपास, और उनके साथ बहुत सारे अधिकारी लोग आएंगे। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, रामनगर की जो जितनी भी दीवार हैं या जितनी भी ऐसी जगह वहाँ पे उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दिखाया जाए। तो जैसे हमने धारचूला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, गढ़वाल, जौनसार और हमारे यहाँ के जो दैनिक जीवन महिलाओं द्वारा होते हैं या पुरुषों द्वारा होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं कलाकारों द्वारा। और हमारे वाद्य यंत्र, जैसा आप पीछे देखेंगे, हमारा रहन सहन कैसे उनका आर्किटेक्ट था, क्या था, स्पेशली जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ये कल्चर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सारे कलाकार उसी थीम को लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग तो बेसिकली सब अलग अलग जगह से हैं, उत्तराखंड से ही है, और सब कोई जसपुर से, कोई नैनीताल से, कोई हल्द्वानी से, कोई रुद्रपुर से, सब आए हैं। और बाकी यहाँ पे G20 के तहत ये उत्तराखंड की संस्कृति पे काम कर रहे हैं। ये सब कल्चरल आर्टिस्ट है। ये G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर प्रशासन द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के सामने वर्षों से बनी दुकानों को हटाने के नोटिस के विरोध में व्यापारियों की महिलाओं ने बस स्टैंड के सामने उपवास रखा। उधर नगर निगम कार्यालय में मेयर और सभी पार्षदों की व्यापारियों के साथ बैठक भी हुई, जिसमें पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने शिरकत की। यहां सभी ने व्यापारियों का आहित ना होने देने की बात कही है। बाद में जुलूस निकालकर प्रशासन का विरोध भी किया गया। मेयर रामपाल सिंह, पूर्व विधायक ठुकराल और व्यापारी डीएम से भी मुलाकात की। NHAI के अफसरों से मौका मुआयना कराने का आश्वासन दिया। लोहिया मार्केट में आज भी तालाबंदी रही। उधर प्रशासन का पीला पंजा रामपुर रोड पर चला। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अपने अभियान को जारी रखते हुए नशे के एक सौदागर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 किलो से अधिक चरस बरामद किया। चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। सोमवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी, SSI अनीस अहमद और SI कश्मीर सिंह पुलिसकर्मियों ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को उसके घर के बाहर से ही गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की। देखिए, पुलिस द्वारा समय समय में नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज हमारे द्वारा, हमारी पुलिस टीम द्वारा शाहरुख को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 5 किलो 400 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
विकासनगर में शक्ति नहर के दोनों तरफ उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि से कब्जे हटाने को लेकर जहां प्रशासन पूरी तरह तैयारी किए बैठा है, वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। तकरीबन 600 परिवारों को प्रशासन ने जल्द कब्जा खाली करने के नोटिस दिए हैं। कब्जा खाली नहीं हुआ तो प्रशासन ने उन्हें अवैध कब्जों पर जल्द बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दे रही है, जिसके चलते बेघर होने के डर से सहमे लोगों ने भारी संख्या में आज विकासनगर तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से प्रभावित लोगों को बेघर न करने की मांग की है। कांग्रेस नेता नवप्रभात ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के विस्थापन की कार्रवाई को अमल में लाने का काम करे। नहीं बसती है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के राजमहल में 5 मंजिला भवन को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने भवन स्वामी पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। फर्जी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने पर रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया गया और इस मामले पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। में रिट पिटीशन पर अंतिम सुनवाई करते हुए डिमोलिशन ऑर्डर को यथावत रखा गया और इनको 3 महीने का समय दिया गया था कि इस दौरान ये खाली कर दे और प्राधिकरण 3 महीने के बाद इसको तोड़ने के लिए स्वतंत्र था। इस आदेश के अगेंस्ट इन लोगों द्वारा स्पेशल अपील की गई। स्पेशल अपील पर आज फाइनल सुनवाई होकर स्पेशल अपील खारिज कर दी गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहा कि अपनी स्पेशल अपील की सुनवाई के दौरान कुछ कागजात जो इनके द्वारा कहा गया कि प्राधिकरण कार्यालय से जारी किए गए वो भी जमा किए गए, जिसमें प्राधिकरण का ये स्टैंड था कि ये कागज प्राधिकरण कार्यालय से नहीं जारी किए गए हैं और फोर्जरी अपीलांट के स्तर पर की गई है। कोर्ट ने सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए स्पेशल अपील खारिज की गई है। 25,000 का जुर्माना अपीलांट पर लगाया है और साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को क्रिमिनल कंप्लेंट इस मामले में फाइल करने को कहा गया है, क्योंकि फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोर्ट में मामला दायर किया गया। रुक करते हैं डोईवाला का। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यहां तक कि बच्चे स्कूल तक जाने में डरने लगे हैं। अभी 2 दिन पूर्व की ही बात है। बृहस्पतिवार को रानी पोखरी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कार्यरत कर्मचारी पंकज उनियाल को बंदरों ने पूरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया था। तो वहीं आज सुबह घमंड नगर रोड रानी पोखरी में स्थानीय व्यापारी नितिन कौशल को बंदरों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। उनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बार बार वन विभाग को कहने और शिकायत करने पर भी वन विभाग मौन बैठा हुआ है। वन विभाग और प्रशासन से अनुरोध है कि अविलंब ग्रामीणों को बंदरों के यही वाला ना हो, मुझे तो यही लग रहा है। जगह जगह पिंजरे लगाए या जो भी संभव हो उस पर कार्रवाई करें। चलो 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 अब कमर पे भी पहले तो उसने पैर में काटा, फिर वो कमर पे चढ़ गया, फिर उसने मेरे इधर पासे में इधर की साइड काट दिया और यहाँ चढ़ गया। मेरे हाथ में झाड़ू थी, बस मैंने झाड़ू ऐसे मारी, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। तब वो भागा, मैं चिल्लाई जोर से, बच्चे भी सो रहे थे। फिर एकदम आए उठ के, तब मुझे उठाया। से रेंज स्तर पे जो भी उपाय किया जाएगा। अभी बंदर वाले से बात हुई, परसों 6 बजे पहुंचेगा, हमारी टीम भी रहेगी, आप भी कोऑपरेट कीजिएगा है ना। और कम से कम उन लोगों से जो उनको फीड कराते हैं उनसे कहेगा फीड ना कराए, क्योंकि फीड करने में आदत पड़ती है, आएगा ही आएगा। इसलिए हम सबका एक सामूहिक कर्तव्य बनता है कि कम से कम बंदरों को मतलब खाना चारा वारा ना दे, बुलाए नहीं बस्तियों में। और ये बड़ी व्यापक समस्या है, इसमें एकदम इस तरह इतना तगड़ा समाधान है भी नहीं इसमें। कुछ लोग घायल हुए हैं तो उनको कैसे? अब मेरी उनसे हमदर्दी है, पहले तो आप एंटी रेबीज लगवा दीजिएगा और इस अगर ऊपर विभाग स्तर पे कुछ कार्रवाई होगी तो मैं अवश्य लिखूंगा अपने साहब के लेके। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी भाषा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप का निधन। बाथरूम में गिरने से वेद प्रताप वैदिक की जान गई। हिंदी भाषा के जाने माने पत्रकार थे वेद प्रताप। सुबह करीब 9 बजे बाथरूम में फिसलने की वजह से मौत हुई। 78 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।
आतंकी हाफिज सईद के इंटरव्यू से चर्चा में आए थे वेद प्रताप वैदिक। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद। हिंदी भाषा के जानकार, एक अच्छी पकड़, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप का निधन। सुबह करीब 9 बजे बाथरूम में फिसलने से मौत हुई। वेद प्रताप वैदिक का नाम बेहद ही चर्चित नामों में से एक पत्रकारिता जगत में। और इसी खबर में हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, अगर देखा जाए तो ये बेहद ही शोकनीय है ये खबर। तौर पर ये सोनी हमारे आप जैसे पत्रकारों के लिए ये निजी क्षति है, व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वेद प्रताप वैदिक जी को देखकर हम लोग पत्रकारिता में बड़े हुए, उनको सुनकर बड़े हुए, उनके विमर्श, उनके संवाद, उनकी खबरें, उनके इंटरव्यू, उनकी लेखनी, इनको देखकर हमारे आप जैसे तमाम नवोदित पत्रकार बड़े हुए और बहुत कुछ सीखा। यूं कहा जाए कि पत्रकारिता के पुरोधा वेद प्रताप वैदिक नहीं रहे। जाने माने पत्रकार, विश्वविख्यात पत्रकार, प्रख्यात पत्रकार वेद प्रताप वैदिक नहीं रहे। हम सब शोक मग्न हैं, पत्रकार बिरादरी। और इस एक बहुत ही विश्वविख्यात पत्रकार होने के साथ साथ वो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। और व्यक्तिगत मेरी 2-3 मुलाकातें हैं उनसे। एक इंसान भी सोनी बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत तार्किक बातें करने वाले और सहज मिल लेने वाले। आप चाहे एक छोटा सा जर्नलिस्ट हो, छोटा सा इन सेंस की बहुत ही अगर नवोदित जर्नलिस्ट है, एक ट्रेनी है, एक जो पत्रकारिता शुरू कर रहा है, वैदिक जी उससे भी मिल लेते थे। और पूरा जितना सम्मान वो किसी वरिष्ठ को देते थे उतना ही सम्मान उस नवोदित पत्रकार को भी देते थे। मुझे लगता है कि पत्रकारिता परिवार का एक बहुत ही प्रमुख सदस्य आज इस दुनिया से चला गया। हम सब बहुत शोकमग्न हैं। और वैदिक जी अभी हाफिज सईद के इंटरव्यू के बाद कुछ ज्यादा ही चर्चा में आए। नई पीढ़ी भले ही उन्हें न जानती हो, लेकिन हम सब, हमारे जैसे आप जैसे तमाम पत्रकार उन्हें एक बहुत संजीदा जर्नलिस्ट, एक संजीदा साहित्यकार के रूप में जानते हैं। बिल्कुल, अगर पत्रकारिता जगत की बात की जाए तो इसमें आचार और व्यवहार भी काफी मायने रखता है। अब हमारे बीच जिस तरीके से नहीं रहे वेद प्रताप वैदिक जी, तो इनके व्यक्तिगत व्यवहार पर भी प्रकाश डालिएगा। निश्चित तौर पर जैसा भी हमने सोनी आपको कहा कि ये पत्रकार समाज के लिए, पूरी फ्रेटर्निटी के लिए, पत्रकार साहित्यकारों के लिए और खास तौर पर उन नवोदित पत्रकारों के लिए जो पत्रकारिता को डिजिटल युग में जिन लोगों ने भी पत्रकारिता शुरू की है, उनके लिए एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी का अंत हो गया, विश्वविद्यालय का अंत हो गया। वैदिक जी एक विश्वविद्यालय थे पत्रकारिता का, अपने आप में वो एक चलता फिरता विश्वविद्यालय थे। और उनके जो करियर में इतने नगीने, इतने सितारे जड़े हुए थे कि उनसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते थे। अभी अगर बात की जाए इस देश की जो पहली समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा, उसके वो भाषा जो हिंदी भाषा की समाचार पहली, इस देश की पहली समाचार एजेंसी थी, उसके वो संस्थापक संपादक थे और वर्षों तक, रिटायर होने तक वो उसी भाषा के संपादक रहे समाचार एजेंसी के। विश्व में और विदेशों में तमाम उनके राजनयिक भी संबंध थे। और इस देश की शायद कोई ऐसा राजनीतिज्ञ हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वैदिक जी का बहुत ही सम्मान करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता था, दोस्ताना था। नरेंद्र मोदी से भी उनका व्यक्तिगत रिश्ता। जितने विपक्ष, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, वैदिक जी एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी पत्रकार थे। बिल्कुल, व्यवहार कुशल नेतृत्व के माने जाते रहे हैं और अब हमारे बीच नहीं रहे तो जाहिर सी बात है पत्रकारिता जगत में एक बड़ी क्षति के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अच्छा एक आचार और व्यवहार रहा है वेद प्रताप वैदिक जी का। और आज जो वजह निकलकर सामने आई है, बाथरूम में फिसलने की वजह से निधन हुआ। इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के